दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, ठीक है, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के हमारे इस चैनल पर आदर्श प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले हमने एक इतिहास का पेपर कल बता दिया था, पूरा उत्तर सहित, ठीक है, पूरा हल सहित बताया था कि जो पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार से रहेगा आपका, और आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, ठीक है, आपकी जो वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी, कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न हमने शामिल कर लिए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा इतिहास का सेकंड पेपर है, इसके पहले एक पेपर हो चुका है हमारा कल के वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आज है इतिहास कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको बताऊंगा, और इसमें जितने भी सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ओटी जो है आपके, इनके क्वेश्चनों के आंसर तो मैं तुरंत आपको बता ही दूंगा, और उसके बाद में पूरा जो सेट है, पेपर का जो पूरा सेट है, उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने जितने नंबर के पूछे जाएंगे वो सारा आपको बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, किसी प्रकार का फेरबदल अब नहीं होने वाला है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी हुई है उसी के आधार पर ये पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इससे जो सही विकल्प है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सभी के उत्तर आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने 12वीं वाले दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपका सही विकल्प है। पहला देखिए, सतसहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? सतसहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाभारत को। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है दोस्तों वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। कहाँ पर दिया था? तो याद रखना, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट उपदेश आपको ध्यान रखना है। और किसने दिया था? ये महात्मा बुद्ध ने दिया था, सारनाथ में। अगला देखिए दोस्तों, हम्पी नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? जो हम्पी है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखें आप सभी कि जो हम्पी है उसको पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। अच्छे से देखें, इसमें जो यूनेस्को है उसने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है हम्पी को। तो कब किया है? ये किया है दोस्तों 1986 में, 1986 में। इसके बाद अगला देखिए, किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था? किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद को, तो वो बनाया था दोस्तों शाहजहां ने। शाह जो जहां है, इसने, शाहजहां ने ये शाहजहानाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखें अच्छे से। और हम्पी को कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया था। और शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो वो बनाया था शाहजहां ने। और जो ताजमहल है, ताजमहल भी किसने बनवाया था? वो भी शाहजहां ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? तो दोस्तों याद रखना, इसमें आएगा आपका मोहम्मद इकबाल। किसने की थी ये? मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? मोहम्मद इकबाल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताना है कि जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी। अब देखते हैं हम खालिस्तान। खालिस्तान आपको याद रखना है अच्छे से। जो पहला खालिस्तान है वो देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? तो लोथल इसमें आएगा, क्या आएगा? लोथल।
आप यहाँ पर लिखेंगे लोथल। अगला देखिए, प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी, तो प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। ठीक है। अगला देखिए, अल बरूनी गजनी के सुल्तान के साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, जो अल बरूनी है वो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, याद रखना। तो ये आपका इसमें करेक्ट होगा, महमूद गजनवी। थर्ड में आएगा महमूद गजनवी। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है पुरी में। पुरी में है दोस्तों, हिंदुओं का जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, ये पुरी में है। ठीक है, ध्यान रखना आप इसे। चलिए अगला देखिए, गोद निषेध नीति का प्रतिपादक था, तो जो गोद निषेध नीति है इसका जो प्रतिपादक था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। तो याद रखेंगे आप, इसमें डलहौजी आएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम तो याद है आप सभी को, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। पहले में आएगा लोथल, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के उत्तर। दूसरे में आएगा वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद थर्ड वाले में आएगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। उसके बाद में चौथे में आएगा दोस्तों पुरी। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, पुरी कहाँ पर? ओडिशा में। गोद निषेध नीति का प्रतिपादक डलहौजी, डलहौजी। ठीक है, गोद निषेध नीति का जो प्रतिपादक है वो कौन था? वो डलहौजी था दोस्तों, याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, ये देखें आप। अब महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। ये आपके खाली स्थान हो चुके हैं। अब देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। अब आप इसमें सही गलत लिखेंगे। पहला देखिए, कुरुक्षेत्र के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था, तो यह है असत्य। अर्जुन को गीता का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य जी ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, तो ये भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था सांची के स्तूप का निर्माण। सांची के जो स्तूप है वो कहाँ पर है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो है रायसेन जिले के सांची नामक गांव में। रायसेन जिले के सांची नामक गांव में ये सांची के स्तूप है। और किस सम्राट के काल के हैं? वो सम्राट अशोक के शासनकाल के हैं। और कौन से जो धर्म उससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के आपको अपडेट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आपको वीडियो अपडेट मिलती रहेगी प्रतिदिन। ठीक है, ये दोनों गलत है, सही और गलत लिखने थे इसमें से, पहला और दूसरा। अब हम बात करते हैं अगले की। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला ये इस प्रकार है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ियाँ बनाइए। देखिए आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे आप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने 1336 में की थी, तो ये भी असत्य है। ठीक है, इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो हुमायूंनामा जो किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये आपका सही है, अच्छे से ध्यान रखना आप सभी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। इसके बाद में अगला देखिए, शुद्धि आंदोलन हिंदू महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह है असत्य। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। अगला देखिए, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो ये बिल्कुल सही है। जो महात्मा गांधी है वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य। ठीक है, और आपके जितने भी सत्य असत्य हैं उनके सारे के जितने भी आंसर है वो मैंने आपको इसमें बता दिए, और ये उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, लास्ट वाला क्या है? सत्य है। ये जो लिखा हुआ है, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। अब देखिए सही जोड़ियाँ बनाइए।
सही जोड़ियाँ बनाइए, इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट करें सही जोड़ियाँ वाले क्वेश्चन को। ये देखिए आपका सही जोड़ी पहले में देखा है बनावली, ठीक है। बनावली में क्या आएगा तो आप याद रखना, ये बनावली में आएगा हरियाणा प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल, ये वाला आएगा बनावली में पहले में, ठीक है। और दूसरा देखिए मथुरा, मथुरा ये आएगा दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी, ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला देखिए बर्नियर, जो बर्नियर है इसके आगे आएगा ये वाला आ वाला ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचयिता, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचयिता कौन थे तो वो थे दोस्तों बर्नियर, ठीक है। बर्नियर याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। चलिए अगला देखते हैं रामानंद, रामानंद तो ये कबीरदास जी के गुरु जी थे रामानंद, ठीक है। रामानंद कबीर के गुरु थे। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय तो दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट करना है, दिल्ली के सम्राट थे ये। गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब जोड़ी में आपको एक बार और अच्छी तरह से बता दूं क्योंकि मोस्ट जोड़ी है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सही करना, आप गलत नहीं करना। ये उत्तर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बनावली इसमें आएगा दोस्तों हरियाणा प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल है। उसके बाद में जो मथुरा दे रखा है ये मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। बर्नियर, बर्नियर दोस्तों ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचयिता हैं बर्नियर। और रामानंद, रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली का सम्राट था। और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये आपकी सही जोड़ी है। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों उत्तरों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, अच्छा ये तो 6 नंबर के हैं, ये भी याद रखना है। रामचरितमानस के रचनाकार है तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसीदास, जो तुलसीदास जी इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और एक प्रश्न और बनता है, चलो मैं लिखकर ही आपको बता देता हूँ कि वो प्रश्न कौन सा बनता है। एक तो रामचरितमानस अगर इस प्रकार से आ जाए रामायण की रचना किसने की तो उसमें आप लिखेंगे वाल्मीकि जी ने, ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। और उसके बाद में अगर महाभारत का आ गया तो ये लिखना आप महाभारत, तो जो महाभारत की रचना की थी वो की थी वेद व्यास जी ने, ठीक है। याद रखेंगे आप अच्छे से, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। और रामचरितमानस किसने लिखा तो ये तुलसीदास जी ने लिखा। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की, ठीक है। ये वाला तो ये गलत नहीं करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जो जैन धर्म है उसके 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो जो विजयनगर राज्य की स्थापना है दोस्तों वो की गई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना की गई। अगला देखिए, फारसी और हिंदवी के पारस्परिक संपर्क से कौन सी नई भाषा का उद्भव हुआ? तो फारसी और हिंदवी से बनी उर्दू। कौन सी बनी? उर्दू। भारत में किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई? कौन सा अधिनियम? तो 1909 का अधिनियम, ठीक है। 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके द्वारा, ठीक है। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान लागू हुआ, याद रखना। तब से हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, मतलब कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस
मनाते हैं, तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये हैं आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे। फारसी और हिंदी के पारस्परिक संपर्क से उर्दू बनी। और 1909 का अधिनियम याद रखना, इसमें भारत के किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया गया था, तो 1909 का अधिनियम। और भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया, 26 जनवरी। ये हैं आपके सारे उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। अब सारे प्रश्न आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इन प्रश्नों को याद करना। कमेंट करके आप बताएंगे तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन वाली किताब है, ठीक है, परीक्षा अध्ययन अगर मान लीजिए आपके पास में है, तो उसमें सारे के सारे इसके आंसर तुरंत आपको मिल जाएंगे। ये पृष्ठ संख्या भी दे रखी है, पृष्ठ संख्या लिखी है, इसमें आप देख सकते हैं सारी। मैं आपको इसमें प्रश्न बताऊंगा, इन प्रश्नों को आप याद करें, तैयार करें इनको अच्छी तरह से। और ये कि ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अच्छा, इसमें से कितने प्रश्न करने हैं इसकी ओर डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा सेट है दोस्तों, ध्यान रखना पेपर का। किसका सेट है, पेपर का सेट है पूरा। एक सेट तो हमने बता दिया है, ये दूसरा सेट है इतिहास का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो 3 नंबर का है, इस प्रकार से 3 दूने 6 नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न वर्णों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करवाने के लिए अपनाई गई किन्हीं 2 नीतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो ब्राह्मणों ने जो 2 नीतियाँ अपनाई थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं। जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, जैन धर्म के पंच महाव्रत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सुनो आप अच्छे से, देखो। इसमें 4 प्रश्न हल करना है। ठीक है, 3-3 नंबर के हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 12 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, ये आपको मिलेगा 68 पेज पर 5वां क्वेश्चन। नेनार और अलवार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अलवार, ठीक है, और नेनार, इन दोनों संतों के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखें। और कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड डेली हमारे चैनल पर क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसा कि आपको ये सेट बता दिया है, आज इतिहास का सेट सेकंड है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है आपका, हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम्पी जो पुरातात्विक स्थल है, हम्पी क्या है तो याद रखना, पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है हम्पी। अब इसकी खोज के संबंध में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महानवमी डिब्बा के विषय में आपके जानते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। डिब्बा के बारे में आपको बताना है, महानवमी डिब्बा। मुगल काल में सुलेखन की एक प्रमुख शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। सुलेखन मतलब होता है अच्छा लेखन, सुलेखन। अगला देखिए, मुगल कालीन दरबारी शिष्टाचार के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। दरबारियों का जो शिष्टाचार था, अनुशासन था मुगल काल में, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और कितने नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपके 12 नंबर के हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1857 में बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्या आग्रह किया। मतलब कि नेतृत्व संभालने के लिए जो पुराने शासक थे उनसे उन्होंने क्यों आग्रह किया था और क्या आग्रह किया था, ये बताना है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। मतलब कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। ठीक है, आंदोलन का क्या महत्व था, किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा, जिसमें क्या था, मुख्य रूप से ये था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया था। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने खुद को आम लोगों के जैसा दिखने के लिए क्या किया था, ये भी आपको बताना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलीलें क्या थी? भारत विभाजन के खिलाफ, ठीक है, महात्मा गांधी की क्या दलीलें थी ये बताना है। अगला देखिए, आम लोग भारत विभाजन को किस तरह देखते थे? जो भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है, आम लोग उसे किस प्रकार से देखते थे ये बताना है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें किसके बारे में जोर दिया गया है ये आपको अच्छी तरह से लिखना है, याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको इसमें क्या करना है ये समझ लें आप अच्छी तरह से। इसमें आपको दोस्तों 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने के? 4 क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। पहला इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। नेक्स्ट है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अभिलेख जो हैं, ठीक है, जो पुराने अभिलेख जो मिले हैं उनका महत्व आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। शिल्पकला का प्रमाण बताना है। किसका? शिल्पकला का। और हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं, ठीक है, हड़प्पा जो नगर हैं उनके प्रमाण से ये किस प्रकार से भिन्न हैं ये भी आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन हल करने, ध्यान रखना। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन विवाह को उत्तम विवाह माना जाता था? किन विवाहों को उत्तम माना जाता था ये बताना है। महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में किसका विकास, मतलब ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। विकास का वर्णन बताना है आपको। किसका? महाभारत के गतिशील ग्रंथ के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, ठीक है। सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने में जो भोपाल की बेगम थी उनकी क्या भूमिका थी ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये कितने? 4 नंबर के रहेगा, एक प्रश्न 4 का रहेगा। पहला देखिए, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया? उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। इसके बाद में विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? किसके? विरूपाक्ष मंदिर में, ठीक है। इस मंदिर में स्थित सभागारों का प्रयोग किन रूपों में किया जाता था? सभागार जो होते थे, सभागार, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता था? अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अकबरनामा, इस पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था के गुण और दोष, मतलब कि मनसबदारी व्यवस्था का गुण भी आपको बताना है और दोष भी बताना है, दोनों आपको बताना है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा के आपको गुण और दोष दोनों बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है? कितने? 3 क्वेश्चन हल करना है। पहला देखिए, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों को अंकित कीजिए। मतलब कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो कितने केंद्र बताना है? 4 केंद्र बताना है। दूसरा देखिए, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे? मतलब कि उसको खत्म करने के लिए, विद्रोह को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए थे अंग्रेजों ने, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, ठीक है, असफलता के कारण आपको बताना है। इसके बाद में बंटवारे के समय, समझे आप इसे? बंटवारे के समय महिलाओं के क्या अनुभव रहे? ठीक है, बंटवारे के समय किसके अनुभव? महिलाओं के अनुभव। अब बंटवारा
किस किस का, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब ये किसके कारण भारत विभाजन हुआ, मतलब कि जो भारत विभाजन हुआ था ना, भारत विभाजन जिसमें दो देश बने थे, एक भारत और पाकिस्तान। ठीक है, एक अलग पाकिस्तान बन गया था। तो इसमें जब ये बंटवारा हुआ था तो इस समय महिलाओं के क्या अनुभव रहे ये बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान का वर्णन कीजिए। 6 व्यक्तियों का योगदान बताना है भारत के संविधान में, संविधान निर्माण में। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। अगला विषय कौन सा रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला विषय रहेगा दोस्तों भूगोल। ठीक है, अगला विषय आपका रहेगा भूगोल। भूगोल का ये पूरा सेट पेपर आपको बताया जाएगा। आदर्श प्रश्न पत्र है और हल सहित है। ठीक है, मतलब कि आपको ओटी जितने भी हैं आपके, मतलब कि 30 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर आपको तुरंत बताए जाएंगे और इसके बाद में पूरा का पूरा पेपर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। और कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश, ठीक है, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड और प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड, अगला पेपर काय का रहेगा ध्यान रखना, भूगोल का रहेगा, जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।